नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज़ के अंदर। इसमें हम कम से कम 15 से 20 टेस्ट जो पेपर जो पिछले के प्रीवियस ईयर आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का जो 2022 में जो पेपर हुआ था उसका जो पहला वीडियो है, इसमें हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। साथ ही साथ पेपर को हम अच्छे से देखेंगे। ये हमारा जीएस पेपर 1 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो क्वेश्चन वो कहता है त्वरित वित्तीयन पत्र, जिसको बोलते हैं रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा या रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी जारी किया जाता है या उधार दिए जाने के उपबंध के संबंधित है। यानी जो ये जो दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट है या दोनों के दोनों जो एक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो किसके द्वारा, ये सुविधाएं कौन सी है जो ऋण देने से संबंधित है। तो ये किस से संबंधित है, तो ये हमारी आईएमएफ से संबंधित है। किसने, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उससे संबंधित है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, श्रीलंका के जो वित्त मंत्री ने जो आईएमएफ के साथ एक बैकग्राउंड वार्ता शुरू की थी, ठीक है, जिसको ब्लैकआउट जो भोजन ईंधन दवाओं की बढ़ती कमी के से निपटने के लिए आईएमएफ से तेजी से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो यानी ये क्या है, भी एक प्रकार से त्वरित रूप में आपको ऋण सुविधा प्रदान हैं इनके माध्यम से। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान कराता है जो भुगतान संतुलन के तत्काल आवश्यकताओं को सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध है। यानी अगर कोई देश ऐसी कुछ स्थिति के अंदर चला जाता है जिसके अंदर उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर होता जाती है, तो आईएमएफ क्या करता है, उसको तत्काल ऋण उपलब्ध करवाता है बिना कोई गारंटी के हिसाब से, ताकि उसका जो भुगतान संतुलन है यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस्ड हो सके, ठीक है। वो जो घाटे में चल रहा हो उसको क्या कर सके, संतुलित किया जा सके। सदस्य देशों को विधिवत आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएमएफ वित्तीय समर्थन का अधिक लचीला बनाने के लिए जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया है। यानी कहीं न कहीं हम अगर आईएमएफ से ऋण लेते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, मगर अगर आप इनके माध्यम से या ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से आपको ऋण लेना पड़ता है, तो आप इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से तीव्रतः ऋण ले सकते हैं। जो जो RFI है ने रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट ने आईएमएफ की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को बदल दिया है, और इसका उपयोग कई प्रकार के जो परिस्थितियों के लिए किया जा सकता है। यानी इसमें ज़रूरी नहीं है भी वित्तीय संतुलन हो, कई बार राष्ट्रीय आपदा आ जाती है या किसी प्रकार की जो भौगोलिक आपदाएं आ जाती हैं, उसमें भी अगर वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आईएमएफ जो रिलीफ फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रदान करवाता है। रिलीफ फाइनेंस जो इंस्ट्रूमेंट के तहत वित्तीय सहायता एक संपूर्ण कार्यक्रम व समीक्षा की आवश्यकता के बिना, किसकी, यानी किसी प्रकार की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती, आप समीक्षा नहीं करेंगे, किसी प्रकार की पूर्व किसी कानून का पालन नहीं करेंगे, एक मुश्त खरीद के रूप में प्रदान किया जाता है। RFI सहायता का अनुरोध करने वाले एक सदस्य देश को उसके भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को हल करने के लिए प्रयास करने और उन सामान्य जो आर्थिक नीतियों का वर्णन करने के लिए आईएमएफ के साथ सहयोग करने की भी आवश्यकता होगी, जिनका वह पालन करना प्रस्तावित होगा। तो इसमें कुछ आईएमएफ कुछ नीतियां या कुछ जो दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जहां आवश्यक हो पूर्व कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। तो यानी कई प्रकार ऐसा भी कोई कार्रवाई ऐसी हो जिस पर तत्काल निर्णय लेना हो, या भी उसकी से पहले पूर्व उसकी कार्रवाई से संबंधित जो जानकारी हो वो भी कर सकती है। आईएमएफ की जो रैपिड क्रेडिट सुविधा कम आय वाले देशों को दी जाती है। किसको, जो कम आय वाले जो देश हैं उनको बिना किसी पूर्व शर्त यानी किसी प्रकार की कोई भी गारंटी के बिना भुगतान संतुलन को तत्काल उसको संतुलित करने के लिए इसको दिया जाता है, के लिए तेजी से जो कहें कि रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। पूर्ण रूप से आर्थिक कार्यक्रम क्या है, न तो आवश्यक है और न ही संभव है, क्योंकि इस समय पर देखे जाए तो जो कार्यक्रम है जो कोई देश है वो इसकी हालत में नहीं होता है। इसलिए जो रैपिड फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट को जिसको बोलते हैं आरसीएफ को, सॉरी जो हमारा जो ये वाला जो रैपिड वाला नहीं, ये जो हमारा जो क्रेडिट का जो दूसरा था जिसको रैपिड क्रेडिट सुविधा थी, उसको एक प्रकार से जो प्रोविटी रिडक्शन एंड द गवर्नेंस ट्रस्ट के साथ फंड वित्तीय समर्थन को लचीला बनाने के लिए इसका यानी कहीं न कहीं इसका जो प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर हो जाता था हमारा बी, आईएमएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी दर, जिसको बोलते हैं नॉमिनल एफिशिएंसी जो एक्सचेंज रेट में वृद्धि के रूप में
इसको वृद्धि को दर्शाता है, जो कि जो हमारा जो कह सकते हैं इसको नीर बोलते हैं, वह क्या करता है कहीं न कहीं एक प्रकार की जो वृद्धि दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जिसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति के बढ़ते प्रवृत्ति और जो रीफ के बीच में वर्तमान जो अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा सी, यानी जो इसका जो पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि जो दूसरा कथन है जो वास्तविक विनिमय दर में जो रीढ़ में कहीं न कहीं जो वृद्धि व्यापक प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है, तो ये बात क्या है, गलत है। चलिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन शायद ऐड नहीं किया, मैं पीडीएफ में बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप में सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। क्या है ये अर्थव्यवस्था में क्या है भी, क्या कहा गया भाई, अगर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो भारत का जो रिजर्व बैंक है वो संभाविक रूप में जो सरकारी प्रतिभूतियां उसको खरीदेगा। तो अगर मान के चलो भी मेरे पास सरकारी प्रतिभूति मैंने ले रखी है, अगर मैं RBI मुझसे खरीदता है तो वो मुझे पैसे देकर, यानी वो मुझे पैसे देगा उसके, तो इससे क्या होगा, बाजार के अंदर तरलता यानी जो पैसे की जो मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा होता है तो RBI बाजार से डॉलर को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, ठीक है। तो जैसे रुपया है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, तो क्या करेगा RBI अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पहुंचाने के लिए क्या करेगा, जो डॉलर है उसको क्या करेगा, लोगों को बेचेगा और अपना जो रुपया है वो वापस लेगा। यदि जो यूएसए या यूरोपीय संघ में बाजार दरें गिरती है तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलर की खरीदने के प्रेरित होता है। तो इससे क्या होता है भी, जैसे ब्याज दरें घट जाती है, ठीक है, तो यूरोपीय बाजार में हो या फिर हमारे यूएस के बाजार में हो, तो इससे क्या होगा, जो निवेशक होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, तो जैसे ब्याज दर गिरती जाती है तो वो क्या करेगा वहाँ पर, यानी वहाँ से पैसा निकाल कर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करेगा, जिससे क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं जो पैसा उसको बेचने की स्थिति जैसे में आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया इसका कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि जो पहला कथन हो जाता है वो यानी जो प्रतिभूतियां उसको वह यानी बेचता नहीं है, सॉरी वो खरीदता नहीं है, उसको वह बेचता है ताकि रुपये को ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने पास अवशोषित कर पाए, जिससे तरलता को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर होता है इसका बी, यानी केवल 2 और 3। यही चीज दे रखा भी, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और मुद्रास्फीति दर को प्रभावित करने के लिए समय समय पर क्या करता है, ऋण बाजार में हस्तक्षेप करता है। अगर RBI को लगता है कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को बेच सकता है, खरीदेगा नहीं, क्या करेगा, बेच सकता है, ताकि इससे क्या हो भी, जो यानी जो रुपया जो अधिशेष रुपया जो बचा हुआ है अर्थव्यवस्था में वो शोक लिया जाए। अर्थव्यवस्था में पैसा खींच लेता है, यह अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को क्या कहता है, बढ़ा देगा और व्यापार ऋण के द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत व्यय में कटौती करेगा, पैसे की मांग को भी ये क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो पहला कथन इस हिसाब से हमारा गलत हो जाता था। कहता है भी केंद्रीय बैंक समय समय पर विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है। विदेशी मुद्रा बाजार यानी जो फॉरेन जो एक्सचेंज होता है, जिस प्रकार से विदेशों में जो मुद्राएं को जो व्यापार होता है उसमें भी हस्तक्षेप करता है। अगर रुपए में तेजी से गिरावट आ रही है तो RBI बाजार में डॉलर बेचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा भी, अगर डॉलर बेचता है तो जो रुपया होगा वह RBI के पास चला जाएगा और डॉलर अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाएगा। इससे डॉलर की आपूर्ति और रुपये की मांग में वृद्धि होगी, जिससे डॉलर कीमतों के नीचे आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि तेजी से कमी हो रही है और RBI डॉलर खरीदेगा तो रुपये को अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट कर सकता है। यानी इसी प्रकार से अगर इसका उल्ट हो जाता है, यहाँ तरलता की कमी हो गई, तो फिर क्या करेगा, डॉलर RBI खरीदेगा, रुपया अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डालेगा ताकि अर्थव्यवस्था के अंदर रुपया बढ़ाए। इससे डॉलर की मांग और रुपये की मांग की आपूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे डॉलर के रुपये की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा भी, डॉलर होगा वह खरीदेगा और रुपये की मांग में क्या होगा, डॉलर की जो वृद्धि होगी वो, यानी डॉलर की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला, एक विदेशी बाजार में
विदेशी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में उतार चढ़ाव आरबीआई की ओर से कार्रवाई को प्रोत्साहन करता है। यानी अगर विदेशी व्यापार में भी किसी भी यानी जो ब्याज दर है उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है तो वह भी आरबीआई को हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करता है। अगर जैसे अमेरिका है या यूरोपीय संघ के बाजारों की दर गिरती है तो क्या करेगा, जो विशेष संस्थागत निवेशक होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, भारत में निवेश करेंगे, बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ हमने देखी थी, जैसे वहाँ ब्याज दरें कम हो गई, इससे क्या होगा, भी वहाँ पर उनको लाभ कम मिल रहा है, जिसकी वजह से वह भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, रुपये का परिणाम स्वरूप मांग के रूप में कमी के कारण बनेगी, जो जिससे क्या होगा, वो डॉलर लेके आएंगे और वह क्या करेंगे, रुपये वहाँ से खरीदेंगे। तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारी जो रुपये की जो मांग है वो क्या करेगी, बढ़ेगी और आरबीआई के पास डॉलर अधिक मात्रा में आएगा। इसके जवाब में आरबीआई डॉलर खरीदेंगे और अर्थव्यवस्था में रुपया डालेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कथन हमारा तीसरा भी क्या हो जाता था, सही हो जाता, क्योंकि जो विदेशी निवेशक है वो यहाँ से पैसा लेकर आएगा और पैसा लेकर लेने के बदले जो डॉलर लेके आएगा और उसको रुपया दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला किताब है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा संदर्भित एक पहल है। कौन सा, जो G20 फ्रेमवर्क है, यह असाधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता प्रदान करने या फिर सहायता देने की पहल करता है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसके हमारे जो दोनों कथन है वो के सही है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा इसका सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो द कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ डेब्ट ट्रीटमेंट बियॉन्ड द, यानी जो DSSI, जिसको कॉमन फ्रेमवर्क के नाम से भी जानते हैं, ये सामान्यतः जो पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा एक समर्पित एक प्रकार की पहल है। तो ये किसके साथ, जो पेरिस क्लब था उसके साथ है, जो संरचनात्मक तरीके से कम आय वाले जो देश होते हैं उनको अस्थिर ऋण प्रदान करता है। अस्थिर मतलब ऋण, जब उनकी स्थिति अगर सुधर जाती है तो वह ऋण उसको वापस दे सकते हैं। ठीक है, यह इन देशों के लिए कहीं न कहीं जो वित्त पोषण को बाधा को अस्थायी रूप से कम करता है, यानी अस्थायी रूप से, क्योंकि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो अस्थायी रूप से होता है, न कि वह परमानेंटली होता है, क्योंकि ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आता है, मगर एक प्रकार की रियायत दी जाती है। ठीक है, और दुर्लभ धन को मुक्त करने का एक तरीका होता है, जिसका उपयोग कोविड-19 संकट में जो एक प्रकार से मानवीय और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो कहाँ पर मिला था, जो G20 फ्रेमवर्क था, वह किसके लिए, जो कोविड-19 के अंदर किसी देश के पास जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे तो उनको धन मुहैया करवाने के लिए इस प्रकार जो G20 समर्पित, हम कह सकते हैं G20 का जो कॉमन फ्रेमवर्क आया था वह इसके लिए आया था। तो राइट आंसर होता था हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो मुद्रास्फीति सहगलन बॉन्ड, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन जो इंडेक्स बॉन्ड्स, जैसे IIB, तो हमने जैसे पढ़ा था, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे हमें कई जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, साथ ही साथ जो विजन IAS की PT 365 आती है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। मगर इसमें क्या था, इतने बड़े एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, तो हमें कुछ और आगे जाकर पढ़ना होगा। तो क्या कहता है, जो IIB है वो सरकार IIBS के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अगला कहता है बी, जो IIB निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करवाता है। जो IIB है यानी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, वो जो निवेशक होते हैं जो मुद्रास्फीति में अनिश्चितता, यानी कब मुद्रास्फीति बढ़ेगी कब जाएगी, इससे कहीं कहीं सुरक्षा प्रदान करवाता है। IIB पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ में पर भी योग्य नहीं होते हैं, यानी जो IIB के जो प्राप्त जो ब्याज होता है उस पर किसी प्रकार का जो पूंजीगत लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी पहला, और जो दूसरा कथन है वो तो सही है, मगर जो तीसरा कथन है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, भारत में मुद्रास्फीति जो अनुक्रम्य बॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2013 में जारी किए गए थे, और यह थोक मूल्य सूचकांक पर के लिए एक प्रकार का बेंचमार्क के लिए, यानी बेंचमार्क के तौर पर प्रदान करते हैं। मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड वित्तीय साधन है जो मूल्य परिवर्तन के माध्यम से ब्याज और मूलधन भुगतान में परिवर्तन किए बिना बॉन्ड की क्रय शक्ति की रक्षा करने में क्या
करने का प्रयास करते हैं। ब्याज दर को मुद्रास्फीति के विपरीत समायोजित मूलधन पर निश्चित कूपन दर मतलब एक प्रकार की जो निश्चित दर ही होती है का भुगतान करके मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो यानी एक प्रकार का आपको पहले किसी प्रकार का कूपन जारी कर दिया जाता है भी आपको जैसे 7% आधार पर ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज क्या होगा उसको साथ उसमें जो मुद्रास्फीति ऊपर जाए नीचे जाए इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसे अपना लाभ प्राप्त होगा। अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि मुद्रास्फीति अनुक्रमणीय बॉन्ड सरकार की उधारी लागत को कम कर सकते हैं। यदि बाजार भविष्य में मुद्रास्फीति को अधिक आंकता है तो सरकार नाम मात्र बॉन्डों के बजाय मुद्रास्फीति अनुक्रमित बॉन्ड जारी करके उधार लेने की लागत कम कर देगी। तो इसका अर्थ ये क्या है भी, जब सरकार क्या होगी भी, सरकार को पैसे की जब आवश्यकता होती है, अगर सरकार इस प्रकार के बॉन्ड जारी कर देता है जिसमें क्या होता है भी एक फिक्स ब्याज दर मिलेगी, तो लोग क्या होंगे ज़्यादा उस बॉन्ड को खरीदने के लिए आकर्षित होंगे, ताकि उनको लग रहा है भी हमें इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इससे क्या करेगी सरकार, उससे जो पैसा होगा जिससे अपनी कहीं कहीं जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर लेगी। ठीक है। इसके बाद में जो निवेशक है अपेक्षा पूरी तरह से जो दूरदर्शी या तर्क संगत नहीं होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं जो निवेशक होता है वो कहीं न कहीं हमें इस हिसाब से हम पूरा कन्फर्म नहीं कह सकते हैं भी ये जो हमारा जो बॉन्ड है ये लाभ में जाएगा या जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुद्रास्फीति बढ़ेगी या मुद्रास्फीति कम होगी, इसके बारे में हम अच्छे से नहीं कह पाते हैं। तो ये कहीं के जो निवेशक होता है उसको जैसे एक फिक्स जो रहेगी, तो उसे इस बात की टेंशन ही नहीं है। अभी जो मुद्रास्फीति अगर फिक्स है तो हम कह सकते हैं जो यहाँ की जो मुद्रास्फीति है वो कहीं ना कहीं संतुलन में रहेगी। एक सेकेंड। और वैकल्पिक रूप से सरकार, क्योंकि यह अपनी नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को प्रभावित करने में सक्षम है, मुद्रास्फीति के भविष्य के पाठन के बारे में बेहतर जानकारी हो सकती है और शायद इसे जनता की तुलना अपनी प्रतिबद्धता को अधिक विश्वसनीय करेगी। तो बस यही चीज़ इसके अंदर कही गई, इन मामलों पर एक राजकोषीय अनुक्रमणीय बॉन्ड जारी करने की अपनी लागत कम कर सकता है और इस प्रकार सरकार IMF के माध्यम से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करके अपने उधार कूपन दरों को कम कर सकती है। ठीक है। तो यही चीज़ें सारी की सारी जो हमने अच्छे से समझी थी। IIB पर ब्याज दर जो ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ पर मौजूदा कर प्रावधान लागू होते हैं और इन बॉन्डों के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रचार नहीं किया जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका तो राइट आंसर था हमारा इसका क्या था, ए। ठीक है। तो यानी 1 और 2 सही थे जबकि तीसरा कथन हमारा गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कार्यरत कर रही विदेशी स्वामित्व वाली ई वाणिज्यिक फर्म, जो हमारी ई वाणिज्यिक फर्म यानी जिस प्रकार से हमारी जो फ्लिपकार्ट्स हैं, अमेजन्स हैं, आजकल मीशो है, ये सारी कौन सी कंपनियां होती हैं जिसको हम बोलते हैं ई वाणिज्यिक फर्म। मगर इसमें कहा भी जो विदेशी स्वामित्व वाली यानी जिसका जो ऑनर है वो कोई विदेशी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। यानी वे क्या कर सकते हैं भी, बाजार से अगर कोई शॉप है उनके प्लेटफार्म पर अपना सामान बेचना चाहती है तो वो तो बेच ही सकती है, साथ ही साथ वो जो संस्था है यानी जो जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट खुद अपना जो सामान है वो भी अपने प्लेटफार्म पर बेच सकती है। अगला कहता है वे अपने प्लेटफार्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेता को भी स्वीकार कर सकते हैं और यह सीमित है। किसी अंश तक मतलब यानी एक सीमा तक जो विदेशी व्यापार होता है या जो बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो सही हमारा इसका जो दूसरा कथन है वो तो सही है, क्योंकि एक अंश तक एक सीमा तक तो क्या किया जा सकता है, जो विदेशी जो निवेशक होते हैं या जो विदेशी जो कहीं न कहीं जो उपभोक्ता होते हैं, विक्रेता होते हैं, उनको क्या कर सकता है इसके अंदर ऐड कर यानी आपके प्लेटफार्म पर अनुमति दे सकता है, मगर वह अपने ही सामान को अपने प्लेटफार्म पर नहीं बेच सकता है। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, सरकार को यानी जो टैक्स कलेक्शन में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है जबकि दूसरा कथन हमारा सही होता है। क्या कहता है, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में ई कॉमर्स इकाई जो कि विदेशी स्वामित्व वाले भी को भी ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक या संचालन या प्रबंधन करता है। ठीक है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को करता है, चाहे वह उसकी सुविधा प्रदान कराता हो, चाहे वह उस प्लेटफॉर्म का मालिक हो या उसको चलाने वाला या उसको मैनेज करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन इसमें अपने सामान या सेवाओं को पेश करने वाला विक्रेता शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। यानी ऐसा जैसे alibaba.com है, तो alibaba.com क्या करती है, अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ही सामान को बेचती है, तो इसलिए भारत को इसके अंदर कहीं ना कहीं बैन कर रखा है।
मार्केट प्लेस ई कॉमर्स इकाइयों पर बिक्री के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये कहीं न कहीं जो अपनी इकाइयाँ बिक्री के लिए वह पेश नहीं कर सकते। ई कॉमर्स में के मार्केट आधारित मॉडल का अर्थ है कि एक ई कॉमर्स इकाई द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीद और विक्रेता के बीच में सूत्रवाद के रूप में कार्य करने के लिए एक आईटी मंच प्रदान करती है। तो यही देखते हैं हम, जो ई कॉमर्स जो हमारी जो कंपनियां होती हैं, जैसे एक तो हमारा जो उपभोक्ता है, जैसे ये फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये उपभोक्ता है और ये इसको बेचने वाला है। तो जो उपभोक्ता या जो बेचने वाला होगा, जो दुकानदार, वो क्या करेगा, अपने सामान का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा भी मैं, मेरा जो सामान है वो इस चीज़ पर बेचना चाहता हूँ, और ये क्या करेगा, जो उपभोक्ता होगा वो यहाँ से खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच में एक माध्यम का कार्य करता है, ठीक है, जबकि ये खुद एक मालिक के तौर पर सामान नहीं बेच सकता है। ई कॉमर्स में जो जो इंडस्ट्री आधारित मॉडल का मतलब ई कॉमर्स गतिविधियों से है, जहां वस्तुओं और सेवाओं की सूची ई कॉमर्स इकाइयों के स्वामित्व पर होती है और सीधे उपभोक्ता को बेची जा सकती है। हालांकि ई कॉमर्स इक्विटी आधारित मॉडल पर में जो एफडीआई की अनुमति नहीं है, तो ई कॉमर्स कंपनी के अंदर जो एफडीआई है उसकी भी अनुमति प्राप्त हमें नहीं है। तो पूछ लिया जाए जो ई कॉमर्स कंपनियों के अंदर कितने प्रतिशत एफडीआई है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें 0% कंपनियाँ हैं, ठीक है। ई कॉमर्स पर जो एफडीआई यानी प्रत्यक्ष निवेश के दिशा निर्देश के अनुसार आप मार्केटेबल प्रदान करने वाली ई कॉमर्स इंडस्ट्रियाँ यानी बेचे जाने वाले सामान पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं रखती। यानी जो अगर विदेशी निवेशक आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर इस प्रकार के जो संस्था है वो नहीं खोल सकता है, डायरेक्ट उस पर सामान बेच सकता है। इंडस्ट्री एक ऐसा स्वामित्व और नियंत्रण व्यवसाय में जो इन्वेस्टरी आधारित मॉडल यानी इन्वेस्टरी वाली मॉडल प्रस्तुत करता है। यह वेंडर के जो इन्वेस्टरी को ई कॉमर्स मार्केटिंग इकाइयों द्वारा नियंत्रित करना माना जाता है, और यदि ऐसे वेंडर की 25% अधिक खरीद मार्केट इकाई या उससे उनकी समूह कंपनियों से होता है। तो पूछा गया था कौन सा कथन इसमें से सही है, तो हमारे दोनों के सही, इसका जो बी हमारा राइट आंसर होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रियाकलाप भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र जिसको रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, जैसे किसानों को अपनी आय घटाना, कपड़े मिलों और कच्चे कपास के कपड़ों को बदलना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, है क्या, कहता क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है भी कौन कौन से जो क्रियाकलाप, इसमें से कौन कौन से कार्य ऐसे जो भारत का जो रियल सेक्टर है यानी जो वास्तविक क्षेत्र है उसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसानों द्वारा अपनी फसल की कटाई की जाती है, तो क्या वह रियल सेक्टर यानी जो वास्तविक सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं संदर्भित करता है या उसका निर्माण करता है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, यानी जो कपड़े मिल होती है वो जैसे वहाँ से कपास आती है तो उसको कपड़े में बदल देता है। ई वाणिज्यिक बैंकों का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। दूसरा कहता है किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेशी रुपया और अंकीकृत मूल्य बॉन्ड जारी करना। तो अगर हम ये गौर से देखें तो ये सारे के सारे जो काम है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का जो रियल सेक्टर यानी ये जो हाथ से होने वाले कार्य हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्य होते हैं, जबकि हम वही वाणिज्यिक कंपनी अगर ऋण उपलब्ध करवाती है तो वो क्या करती है, हमारा पैसा जैसे जो लोगों से जो धन पहले क्या करती है, पैसे जमा करती है और उसी धन को वह अधिक ब्याज दर पर लोगों को देती है। तो इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता है, तो ये वास्तविक सेक्टर का हिस्सा नहीं हो सकता है। साथ ही साथ यही कार्य जो विदेशी बॉन्ड रुपया जारी किया जाता है यही सारा इसके अंदर होता है। बॉन्ड आप जारी करके पहले पैसा ले लेते हैं और उसी पैसे को बाद में आप जरूरत के हिसाब से वापस दे करके बॉन्ड वापस खरीद लेते हैं। ये भी किसी प्रकार के रियल सेक्टर का निर्माण नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ए, यानी ये दोनों होते हैं वो रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो दोनों रियल सेक्टर का निर्माण नहीं करते हैं। बस यही दिएगा भी एक अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र प्रमुख खंड क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र की गतिविधियां आर्थिक उत्पादित का प्रेरित करती है। तो किसको प्रेरित है, तो आर्थिक जो उत्पादन होता है उसको ये प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो गतिविधि है उसको प्रभावित करता है और इन आर्थिक खंडों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की प्रगति में के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए बताया गया कि किसान अपनी फसल की कटाई करता है, जो कपड़े मिल कच्चे माल के कपड़े में परिवर्तन करता है, जो आर्थिक उत्पादन में वृद्धि और बदले में सकल घरेलू उत्पाद में प्रगति सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ हम अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अगर वह मोबाइल्स बनाती है तो वह भी क्या करती है, रियल सेक्टर को प्रोत्साहन करती है। साथ ही साथ अगर कोई लोहा इस्पात की जो कंपनी है जो कहीं कहीं गाड़ियाँ बनाती है या फिर लोहे की चादरें बनाती है वो भी रियल सेक्टर को बढ़ावा देती है, ठीक है। और
कहीं न कहीं जो राष्ट्रों की कुल मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादक क्षमता के कारण यह क्षेत्र स्थिरता में के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इसको जो ये जो कहीं न कहीं जो प्राथमिक और सेकंड सेक्टर हो गया हमारा, जो जिसको द्वितीय सेक्टर बोलते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, भी क्या करता है, एक रियल वो हमारी कह सकते हैं भी ये रियल इंडस्ट्रीज होती हैं, या फिर किसको को बोलते हैं, रियल सेक्टर बोलते हैं, इसमें सहायता करते हैं। जबकि दूसरी ओर जो वित्तीय फर्म होते हैं, वह संस्थान होती हैं से बनी अर्थव्यवस्था का एक भाग होती है, जो वाणिज्यिक या खुदरा ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कराती है। तो ये क्या करती है भी, यह किसी प्रकार का ये कोई निर्माण नहीं करती है, ये सिर्फ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है, भी उससे पैसा ले लिया, उसको दे दिया, ये वैशाली कार्यक्रम। और वित्तीय क्षेत्र अपने राजस्व का एक अच्छा हिस्सा ऋण और बंधक में उत्पन्न करते हैं। इन क्षेत्र में बैंक, निवेशक कंपनियों और बीमा कंपनियों और रियल सेक्टर फर्मों सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस प्रकार एक वाणिज्यिक बैंक, जो कि एक व्यापारिक कंपनी या कॉरपोरेट निकाय को धन उधार देता है, जो विदेशों में पेय मूल्य वर्धित बॉन्ड जारी करता है, वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों का भी क्या करता है, गठन करता है। तो ये सारे के सारे किस्से हमारे वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है, किसी प्रकार के वास्तविक क्षेत्र के अंदर ये कोई योगदान नहीं देते हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए, यानी पहला और दूसरा सही थे, जबकि तीसरा और चौथा क्या थे, गलत थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में हाल ही में जन संचार माध्यम में जो अक्सर चर्चित रहा, कौन सा, अप्रत्यक्ष अंतरण। ठीक है, अप्रत्यक्ष अंतरण जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर, क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, कि वो निम्नलिखित में से किस एक सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो हमें बताना है जो कहीं न कहीं जो अप्रत्यक्ष अंतरण या जो इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्म है, ये चीज़ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। भी कोई भी अगर विदेशी कंपनी शेयर आंतरिक करती है, यानी शेयर जारी करती है, उसे शेयर बाजार, शेयर भारत में जो ऐसे शेयर भारत में स्थित परिस्थितियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के जो शेयर होते हैं वो क्या करते हैं भी, किस प्रकार की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हैं, अपने मूल्य का क्या कहते हैं, व्युत्पन्न करते हैं, या जो मूल्य को क्या कहते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा इसका डी। क्या है, जो अप्रत्यक्ष हस्तांतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां विदेशी संस्थान भारत में शेयरों और संपत्तियों के मालिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विदेशी संस्थाओं के शेयर है वो भारत में अंतर्निहित संपत्तियों को सीधे हस्तांतरण के बजाय, जो कहीं कहीं बजाय हस्तांतरण किए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट न करने की बजाय उनको एक यानी कहीं कहीं प्रक्रिया के तहत उनको हस्तांतरण किए जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं जो अप्रत्यक्ष हस्तांतरण। ठीक है, तो ये क्या होता है भी, डायरेक्ट नहीं, जैसे इसको हम कह सकते हैं भी, जैसे ए व्यक्ति है कोई, ठीक है, ए व्यक्ति को सी व्यक्ति को क्या करेगा, कोई चीज़ या देनी होती है, तो वह क्या करेगा, पहले इसको जैसे बी व्यक्ति को बेचेगा। ठीक है, यानी ये जैसे कोई भारतीय है, यानी ये भी विदेशी है, ये भी विदेशी है, तो ये पहले क्या करेगा, बी को बेचेगा, बी इसमें से अपना हल्का फुल्का लाभ कमा करके मगर सी को ये बेच देगा, यानी ये इसको अपने पास नहीं रखेगा। तो इसी जो सारी जो प्रक्रिया है इसी को अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कंपनी यानी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है भी कोई कंपनी है उसके संदर्भ में जो जो व्यय किया जाता है, यानी जो जिस प्रकार का खर्च किया जाता है उसमें बताना है। पहला कहता है भी नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। अगला कहता है ऋण वित्तीयन को पूंजी व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो पूंजीगत व्यय पहले हम देख लेते हैं भी पूंजीगत व्यय होता क्या है। पूंजीगत व्यय हम उस प्रकार के व्यय को करते हैं जो खर्चा हम किसी संपत्ति को बनाने में करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, एक तो आप 100 रुपये का खर्च कुछ इस, जैसे आपने मोबाइल ले लिया, ठीक है, तो मोबाइल किसी संपत्ति का थोड़ी, कल को आप अगर मोबाइल बेचते हैं या मोबाइल से किसी का कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को घटा देगा। या फिर अगर आप, ठीक है, डायरेक्ट अगर आप इसको उपभोग करने के लिए दे रहे हैं, अगर यही मोबाइल आप कहीं कहीं व्यापार करने के लिए ले रहे हैं जो आपको पैसे कमा के देगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है, पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, उसके यूज़ को कहीं ना कहीं हम इसको एक प्रकार से पूंजीगत व्यय ही समझ लेते हैं। हमारा मानना है कि हम इसका क्या करते हैं, उसकी सर्विस हम लेंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए संपत्ति का साधन बनेगा। उसके अलावा अगर चलो हम और सिंपल देखते हैं, जैसे हमने किसी भूमि खरीदी, ये हमारा पूंजीगत व्यय है। ठीक है, इसी के बराबर हमने कोई मशीन खरीदी है, वो भी हमारा पूंजीगत व्यय है। इसी के बाद में अगर हम कोई सोना खरीदते हैं वो भी हमारा पूंजीगत व्यय है। तो ये सारे के सारे क्या है, पूंजीगत व्यय है, जो किसी पूंजी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैसे नए प्रौद्योगिकी प्राप्त करना
तो ये पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, ऋण वित्तीयन में को पूंजी व्यय माना जाता है। ऋण वित्तीयन व्यय जैसे ऋण लेना और ऋण देना, ऋण जो प्रक्रिया है वित्तीयन का, जो कहीं न कहीं जो हम जो ऋण लेते हैं, जबकि इक्विटी वित्तीयन राजस्व व्यय है, तो ये पूंजीगत व्यय है। जिसको ऋण किसी भी प्रकार का जब हम ऋण लेते हैं तो वो क्या किसी प्रकार की पूंजी का थोड़ी हमारे लिए क्या करता है, भी हमें धन थोड़ी मुहैया करवाता है, हमें तो उल्टे उसको धन देना पड़ता है। और साथ जो इक्विटी जो रहता है ये भी कहीं न कहीं क्या है, यानी ये राजस्व व्यय कौन ही माना जाता है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो इसका जो केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका एक। ठीक है, इसका ये यहाँ पर दे दिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन शायद इसका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ चलिए, क्या कहता है, जो पूंजीगत व्यय होता है एक कंपनी द्वारा संपत्ति और संयंत्र भवन, जैसे क्या होता है, जैसे संपत्ति हो गया, संयंत्र यानी कोई मशीन हो गया, कोई भूमि का जो भवन हो गया, जो भवन प्रौद्योगिकी हो गया, या उपकरण जैसी भौतिक संपन्न परिस्थितियां को प्राप्त करने, अपग्रेड करने और बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला धन है। तो पूंजीगत व्यय का उपयोग अक्सर किसी कंपनी द्वारा नई प्रौद्योगिकी और निवेश करने के लिए किया जाता है, यानी वो जो पैसा है हमें और ज़्यादा पैसा कमा कर दे। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने या खरीदने, या नई जो तकनीकी को कंप्यूटर अंतकरण करने और निवेश करने में लगाया गया पूंजीगत व्यय का ही हिस्सा होगा। अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है, अगर कोई मशीन खरीदनी है, तो ये सारा क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा। जैसा कि वे अक्सर परिचालन क्षमता दक्षता के में सुधार करने और लंबी अवधि तक राजस्व बढ़ाने और कंपनी की मौजूदा संपत्ति में सुधार करने के लिए नियोजित किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना राजस्व लंबी टाइम तक बढ़ा सकते हैं, या फिर कंपनी की जो संपत्ति है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसकी संपत्ति में सुधार कर सकते हैं, और एक कहीं कहीं जो हमारा जो कंपनी का एक नियोजित विकास कर सकते हैं। जब कोई कंपनी ब्याज के साथ भविष्य की तारीख पर यानी वापस भुगतान देने के लिए धन उधार लेती है। ठीक है, जब क्या करते हैं, जब कोई कंपनी मान लो 100 रुपये का उधार लेती है, कहती है अभी आपको मैं 2 महीने के अंदर लौटा दूंगी, तो इसका मतलब ये होता है भी वह 100 रुपये पर कुछ ब्याज भी अदा करेगा, तो वह क्या ये वह क्या होता है, राजस्व व्यय होता है, न कि पूंजीगत व्यय होता है। तो इसे हम ऋण वित्तीयन के रूप में भी जाना जाता है। जब तक यह तब होता है जब कोई फर्म निश्चित आय या उत्पादन जैसे बॉन्ड, बिल या नोटिस भी बेचती है। तो हम जैसे बिल बेचती है या नोटिस जो जारी करती है या बॉन्ड जारी करती है, कोई सरकार करती है या कोई कंपनी करती है, तो उसको क्या करता है, वापस उसके अपने जो बॉन्ड है खरीदने के लिए उसको वापस उस जो उपभोक्ता को पैसे देने पड़ेंगे और फिर उनको बॉन्ड्स को खरीदना पड़ेगा। यह एक प्रकार का सुरक्षित और असुरक्षित ऋण के रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे बॉन्ड जारी किया जाता है, अगर कंपनी अधिशेष के अंदर होते हैं, हम कैसे भी ये बॉन्ड खरीदना हमारे लिए सुरक्षित होगा, भविष्य में जो पैसा है वो काम आएगा। असुरक्षित यानी ऐसा लग रहा हो ये कंपनी कहीं को भाग ना जाए, तो इस प्रकार के जो ऋण होते हैं वो सुरक्षित और असुरक्षित भी होते हैं। ऋण वित्तीय पोषण इक्विटी वित्तीय पोषण के विपरीत है, जिसमें धन जुटाने के लिए कहीं न कहीं जो स्टॉक जारी करना शामिल है। उदाहरण के लिए रियल जो ऋण जो वित्त पोषण का चयन कर सकता है, जिसमें निश्चित आय उत्पादों जैसे बॉन्ड, बिल, नोटिस को भी बेचने के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का संचालन। तो बाकी कुछ नहीं, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर कही गई है। अगला क्या भी ऋण जो वित्त पोषण और इक्विटी वित्त पोषण दोनों को कंपनी के लिए पूंजी प्राप्तियों के हिस्से के रूप में माना जाता है, क्योंकि पूंजी प्राप्तियां ऐसी रसीदें होती हैं जो देनदारियां बनाती है। ठीक है, जो वित्त पोषण और इक्विटी दोनों के दोनों क्या होती है, कहेंगे सॉरी हाँ, ऋण वित्त पोषण का मतलब जब हम किसी को ऋण देते हैं, मान के थोड़ा हमने किसी को पहले तो हमने ऋण दिया था, अभी हमने 100 रुपये का ऋण दिया है, तो कल को जब ये हमारे पास पैसा आएगा तो कहीं कहीं इसके ऊपर हमारे पास ब्याज भी आएगा। तो ये होगा, हम कह सकते हैं ये कहीं कहीं पूंजीगत रूप में है। जो 100 रुपये हमें 105 रुपये होकर मिले हैं, तो ये हमारे लिए कहीं कहीं क्या होगी, पूंजी प्राप्तियाँ मानी जाती है और वित्तीय संपत्ति को कम करती है। इसके कारण इसके साथ ही जो राशि उपयोग कंपनी द्वारा पूंजीगत व्यय जैसे अपने परिचालनों में बढ़ाने के लिए किया जाता है। बस यही चीज़ इसके अंदर प्रयोग किया जो हमने अच्छे से समझी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता था वो कौन सा था हमारा, कौन सा था भाई, ये था हमारा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक सेकेंड, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रस्त के लिए जाता है। सरकारी ऋण ग्रस्त यानी कहीं के जो हमारा जो जिसको बोलते हैं भी हाउस होल्डर फाइनेंशियल होता है, उसके अंदर नीलामी में बाजार जो संबंधित दरों पर जारी दिनांक प्रतिभूतियां जो आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है।
यानी जो नीलामी के माध्यम से जो दरें होती हैं वो दिनांक प्रतिभूतियाँ जो डेटेड हम कहते हैं डेटेड जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ होती है वह आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसके दोनों कथन हमारे क्या हैं, सही है। ठीक, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है क्या ये। ठीक है, तो क्या कहता है घरेलू वित्तीय बचत मुद्रा, बैंक जमा, ऋण प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड और बीमा परिवारों की छोटी बचत योजनाओं में निवेश संदर्भित को करता है। और ये शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत जिसको बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का निपटारा करता है और लगभग 11% है। इस वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में चला जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं भी पैसा बचाते हैं हमारे किसी काम के लिए हम बैंक के अंदर, तो ये क्या करता है बैंक जो क्या होता है उस पैसे को एक सरकार के अंदर पहुंचा देता है। जैसा कि सरकार जी सैक या फिर ट्रेजरी बिल नामक सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार लेता है। ठीक है, तो क्या करता है भी जैसे ये जो बैंक है, जो बैंक क्या करती है उनको खरीद लेती है, तो ये पैसा बैंक बिल खरीदने के लिए करती है और इससे अपने लाभ को भी कमाती है। यह बाजार लघु बचत कोष और राज्य भविष्य निधि और बाहरी सहायता और अल्पकालिक उधारी के से उधार लेती है और घरेलू बचत से किसी भी प्रतिकूल गतिविधियों का बैंकों व कंपनियों और म्यूचुअल जो प्राइवेट फंड हुए में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, जो बदले में सरकारी भर्तियों के प्रमुख निवेशक होते हैं। बस यही चीज़ है भी जो प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं, जैसे वो बीमा कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, कोई वाणिज्यिक बैंक हो गया, तो ये सारे के सारे क्या करती हैं इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं। केंद्र सरकार के ऋण में भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की सभी देनदारियां शामिल होती हैं। तो इसमें जो केंद्र सरकार के क्या हो गए, तो जो सार्वजनिक यानी जो संचित निधि पर भारत को ऋण दिया जाता है तो वह क्या होती है सरकार की जिम्मेदारी होता है। सार्वजनिक ऋण को आगे आंतरिक और बाह्य ऋण में विवर्गीकृत किया जाता है। आंतरिक ऋण कौन सा होता है, जो देश के अंदर ही जो निवेशक होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं उनसे ऋण लिया जाता है। और बाहरी अगर कोई जो अर्थव्यवस्था या जो सरकार है अगर बाहर से या विदेश से जो ऋण लेती है उसको हम क्या कहते हैं एक प्रकार से बाहरी करते हैं। यही चीज़ इसके आंतरिक लिए रखा है। और ये कैसा होता है, जैसे ये ऋण कैसे लेती है, यानी ट्रेजरी बिल जारी कर देगी या फिर बॉन्ड जारी कर देगी, प्रतिभूतियां जारी कर देगी, ये सरकारें। इसी के अंदर जैसे जो आंतरिक बिल है उसके अंदर एक तो विपणन होता है जो कि इस प्रकार के ट्रेजरी बिल को करते हैं जो विपणन योग्य, और गैर विपणन योग्य ऋण राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चुनिंदा बैंकों द्वारा जारी किए गए और मध्यवर्ती ट्रेजरी और छोटी बचत के लिए जारी किया जाता है। तो जो गैर विपणन होता है इसमें क्या करती है 14 दिनों के लिए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल जारी करती है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या एग्जिम बैंक भी जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां हैं, यानी ये कहीं जो कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के बैंक है उनको भी जारी किया जा सकता है। मुआवजा व अन्य बॉन्ड, ये जो बॉन्ड जारी कर सकती है। सभी जो वित्तीय योग्य प्रतिभूतियां अर्थात जो हम कह सकते हैं जो डेटेड प्रतिभूतियां होती है जिसको हम 1 तारीख से दूसरी तारीख, जैसे 20 तारीख को जारी किया गया है उसको कहा गया है 30 तारीख को इसका पेमेंट करना है, तो इसको हम डेटेड प्रतिभूतियां या फिर ट्रेजरी बिल नीलामी के माध्यम से अर्धवार्षिक तिमाहिक नीलामी कैलेंडर के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। ये जो किए जाते हैं जो कहीं डेटेड होते हैं या तो वो अर्धवार्षिक 6 महीने के होते हैं या वो त्रिमाही यानी 3 महीने की नीलामी के लिए इनका नीलाम किया जाता है। ये 3 महीने बाद सरकार आपसे ये वापस ले लेगी और इसका पैसा जो भी होगा लाभ के रूप में आपको दे देगी। मार्च 2021 के अंत तक जो डेटेड प्रतिभूतियों के तहत जो बकाया राशि कितनी थी, लगभग 71.7 लाख करोड़ थी, जो जीडीपी का लगभग 36% थे। तो हम कह सकते हैं तो कितनी अधिक डेटेड जो प्रतिभूतियां सरकार के द्वारा जारी की गई थी और कुल सार्वजनिक ऋण का 8% ही थी। तो इसका जो दूसरा कथन और पहला कथन दोनों के दोनों सही थे। तो राइट आंसर होता था हमारा इसका सी, दोनों ही कथन सही थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे जो कुछ ऐसे हैं जिसके सॉल्यूशन सही से नहीं लिखे गए हैं तो उसको मैं सेट करके दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो 11 से आगे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।